तो आज पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करें तो कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 भागों में बांट रखा है। कौन कौन सी पीढ़ियाँ आएंगी? तो कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 भाग है। 5 पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की, जिसमें प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, इस प्रकार चलते हुए 5 पीढ़ियाँ तक हैं। जो आज की हमारी प्रेजेंट जो चल रही है वह हमारी 5वीं पीढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पहली पीढ़ी की बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम पीढ़ी की। ये दौर था जब विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध के समय पर जब सभी देश जो इस युद्ध में भाग ले रहे थे, सभी को एक नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। जैसे उनकी कहाँ पर कितने सैनिक काम कर रहे हैं, कितने सैनिक वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने असला गोला बारूद की उन्हें ज़रूरत है, तो उस डाटा को इंगित करने के लिए इसको कहाँ पर कितनी खपत है, कहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी निकालने के लिए, रखने के लिए हमें एक ऐसे माध्यम की ज़रूरत थी जो इस काम को बखूबी कर सके। तो इसमें ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी जो कहाँ से शुरू होती है, तो यह 1942 से 1955 तक चलती है। 1942 से लेकर 1955 तक के दौर को प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है 1942 से लेकर 1955 तक। ठीक है, इन कंप्यूटरों की अगर बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इस कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह के लिए या विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। वैक्यूम ट्यूब इसमें लगाई गई थी। तो सबसे पहले इसमें वैक्यूम ट्यूब आ जाएगी। वैक्यूम ट्यूब आ जाएगी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी? एक जिस प्रकार की हमारा बल्ब होता है, इसमें जिस प्रकार का हमारा बल्ब होता है, उस बल्ब के तरीके का ये ट्यूब होती थी। ठीक है, जिसमें एक फिलामेंट होता था, उसके हिसाब से जैसे हमारा पुराने ज़माने में जो बल्ब होता था, उस बल्ब के आकार की ये हुआ करती थी। काफ़ी बड़ी होती थी, पर डिजाइन थोड़ा उसी की तरीके से होता था। अब जैसे कि बल्ब आपने देखा होगा काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है, उसी प्रकार से ये वैक्यूम ट्यूब भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी। तो यहाँ के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे। और जब वो गर्म हो जाते थे तो इस कारण वहाँ के लिए एसी की व्यवस्था की जाती थी। इसमें एसी की व्यवस्था भी की जाती थी। बहुत ज़्यादा बड़े होते थे ये, क्या होते थे, काफ़ी बड़े होते थे, कमरों के बराबर काफ़ी बड़े होते थे। तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में नहीं जा सकता था। ठीक है, तो ये एक जगह स्थायी होते थे, इन्हें कहीं पर ले जाया नहीं सकता। आज के कंप्यूटर की बात करें आप तो हमारे जेबों में आ चुके हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो उस ज़माने के जो कंप्यूटर थे काफ़ी बड़े होते थे, बहुत बड़े हुआ करते थे। और जब बहुत ज़्यादा बड़े होते थे तो इनमें बिजली की खपत भी काफ़ी होती थी। इनमें बिजली की खपत भी ज़्यादा होती थी, बिजली की खपत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। यानी कि उस ज़माने में एक कंप्यूटर को चलाने के लिए जब उस ज़माने में जितनी शहर के लिए बिजली चाहिए थी, उतनी ही बिजली इस एकमात्र कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए थी। इतना बड़ा होता था और इतनी से बिजली की ज़रूरत होती थी। और जिस कारण से गर्म होता था, वैक्यूम ट्यूब था इसलिए गर्म होता था, तो इसके लिए एसी भी लगाई जाती थी। और ये बहुत बड़े होते थे, बिजली की खपत ज़्यादा होती थी। इसके साथ ही ये बहुत महंगे भी होते थे, बहुत ज़्यादा ये महंगे भी हुआ करते थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, ज़्यादा महंगे हैं, बिजली की खपत ज़्यादा है, बहुत बड़े हैं, ठीक है, एसी भी इसमें लगाया है, लेकिन फिर भी इसकी गणना पर विश्वास नहीं किया जाता था। तो ये क्या थे? विश्वास नहीं करने योग्य थे, विश्वास नहीं कर पा, क्योंकि ये हर बार सही रिजल्ट नहीं देते थे, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, हर बार ये सही रिजल्ट नहीं देते थे। ठीक है, और अगर बात करें इसके स्टोरेज के लिए, स्टोरेज जो इसमें जो प्रोग्राम डाला जाता था, ठीक है, और कोई चीज़ हमें जो इसमें डाटा है वो डाटा जो स्टोर किया जाता था, उस स्टोरेज के लिए इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक टेप का इसमें लगाई गई, मैग्नेटिक टेप के जरिए इसमें स्टोरेज किया था। मैग्नेटिक टेप के जरिए इसमें
स्टोरेज किया जाता था। स्टोरेज यानी कि सेव किया जाता था डाटा। डाटा सेव करने के लिए हमें मैग्नेटिक टेप की जरूरत होती थी। मैग्नेटिक टेप की बात करें तो पिछले ज़माने में हमने देखा वो कैसेट जो रील होती थी उसके हम दोनों साइड में डाटा डालते थे। कभी वो निकल जाती थी तो उसे पेन की सहायता से गोल गोल घुमाते थे, तो वही मैग्नेटिक टेप कहलाती है। उस मैग्नेटिक टेप की सहायता से इसमें डाटा लोड किया जाता था, जिसकी रील के दोनों साइडों में। और जो प्रोग्राम इसमें डाला जाता था, जो प्रोग्राम इसमें दिया गया, जो इसमें प्रोग्राम डाला गया, उस प्रोग्राम किस में डाला गया था, वो पंच कार्ड के जरिए डाला गया था इसमें। ठीक है, एक पंच कार्ड होता था जिस प्रकार से, जिसमें डॉट 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 यानी कि 1 2 3 इस प्रकार से होता था। इसमें 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 इस प्रकार होते थे। और जिस डॉट पर जो भरा हुआ रहता था उसमें डाटा लोड किया जाता था। तो इस प्रकार का एक पंच कार्ड हुआ करता था। उस पंच कार्ड में प्रोग्राम दिया जाता था। और जो पहला हमारा कंप्यूटर था, जैसे कि बात करें चार्ल्स बेबेज ने जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था एनालिटिक इंजन के जरिए, तो उसमें पंच कार्ड के द्वारा ही पहला प्रोग्राम डाला गया था। और अगर पूछ ले कि पंच कार्ड जो पहला प्रोग्राम किसने बनाया था, प्रथम प्रोग्राम किसने बनाया था, तो याद रखना है पहला प्रोग्राम लेडी अड्डा अवस्था ने डाला था। लेडी अड्डा लवलेज अवस्था, तो याद रखना है पहला प्रोग्राम किसने दिया, तो लेडी अड्डा लवलेज अवस्था ने पहला प्रोग्राम दिया था पहले कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, उन्हीं को, इसी कारण उन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसकी बात करें अगर इसकी भाषा की, हम बात करें तो भाषा कौन सी थी, तो इसमें मशीनरी भाषा थी। मशीनरी भाषा इसमें थी, जिसे बात करें तो बाइनरी भाषा, जिसे मशीनरी भाषा भी कहा जाता है। तो इसमें बाइनरी भाषा का यूज हुआ था पहले कंप्यूटरों में, जिसे मशीनरी भाषा कहा जाता है। ठीक, ये जो कंप्यूटर हुआ करते थे, ये सिंगल टास्क यूजर थे। सिंगल यूजर। ठीक है, ये कंप्यूटर किस प्रकार के थे, ये सिंगल टास्किंग व सिंगल यूजर कंप्यूटर थे। यानी कि ये सिर्फ एक समय पर एक काम कर सकते थे और इसको सिर्फ एक व्यक्ति ही हैंडल कर सकता था, एक व्यक्ति ही कंट्रोल कर सकता था। तो ये सिंगल यूजर थे और सिंगल ही टास्क किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ एक कार्य किया जा सकता था एक समय पर। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो जैसे क्वेश्चन आगे पूछ सकता है आपको, जैसे कि ये है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार ली डी फॉरेस्ट एल्बाट्रॉस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, तो ली डी फॉरेस्ट एल्बाट्रॉस ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, तो ली डी फॉरेस्ट एल्बाट्रॉस ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। ठीक है, और इसकी गति की बात की जाएगी, इसकी गति किसमें नापी जाती थी, तो इसकी गति मिली सेकंड में नापी जाती थी। याद रखना है, मिली सेकंड में इसकी गति को मापा जाता था। मिली सेकंड में इसकी गति को मापा जाता था, इंपॉर्टेंट है। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम करता था, तो सिस्टम क्या था, किस प्रकार से कार्य करते थे, इनका सिस्टम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आज के ज़माने में बात करें तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडो है, लाइनक्स है, ये क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार से उस ज़माने में इस कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हुआ करता था, तो इस ज़माने में आता था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बोला था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाता था। ये बैच बना के कार्य करता था, यानी कि कुछ बैच बना दिए जाते थे, जैसे कि हमें 3-4 काम करने हैं,
3-4 काम करने हैं, जैसे हमें प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमें करनी है। तो ये बैच बना देता है, उसका बैच बना देता था, ठीक है, कि पहले मुझे ये काम करना है, ये काम हो जाने के बाद फिर मुझे ये काम करना है, ये काम हो जाने के बाद फिर ये करना है, फिर उसके बाद अगला करना है। तो इस प्रकार से ये अपने कामों का बैच बना देता था और उन बैच के एक बैच को खत्म करने के बाद तब जाके दूसरा काम हम कर पाते थे। इसी कारण तो इसको कहा गया है सिंगल टास्क व सिंगल यूजर। तो सिंगल टास्क एक बार में एक काम करेगा, उसको खत्म करने के बाद तब जाके वो दूसरे पे बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार का सिस्टम था जिसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाएगा, ठीक है। बीपीओएस, बीपीओएस, तो क्या सिस्टम हो जाएगा ये? बीपीओएस, बीपीओएस सिस्टम हो जाएगा, यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, जो बैच बनाकर कार्य करता है, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, तो वो भी आपको याद रखना है कि मरकरी किस में प्रयोग हुआ था। तो मरकरी पहली बार किस में प्रयोग हुआ था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मरकरी का प्रयोग किया गया था। मरकरी यानी कि पारे का प्रयोग इसमें किया गया था। मरकरी का प्रयोग पूछा जाता है कि मरकरी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो मरकरी का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। और यहाँ से अब ये पूछ लेता है कि कौन कौन से इसमें कंप्यूटर बने थे, इस पीढ़ी के दौरान कौन कौन से प्रमुख कंप्यूटर बने थे। तो इस दौरान बने थे, एक हमारा बना था एडवैक, एक पहला लिख लो एनिएक। क्या बना था? एनिएक कंप्यूटर, एडवैक कंप्यूटर, एडसेक कंप्यूटर, एनिएक कंप्यूटर, एडवैक कंप्यूटर, एडसेक कंप्यूटर, यूनिवेक कंप्यूटर, ये इसी प्रथम पीढ़ी का। हाँ, प्रथम पीढ़ी में, यानी कि हमें जितने भी देखने को मिलेंगे कंप्यूटर, यानी पहला कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला बिजनेस पर्पज कंप्यूटर, वो सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे, ठीक है। इसी में मार्क वन कंप्यूटर, तो इस प्रकार के कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं। IBM 701, IBM 701 इसी के दौरान बना था। तो इस प्रकार के रहेंगे, ठीक है। पहला कंप्यूटर की बात आ जाए तो एनिएक कंप्यूटर था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में पूछा जाए कभी कि संपूर्ण बिजली से आधारित कंप्यूटर, यानी संपूर्ण बिजली से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा था संपूर्ण बिजली से चलने वाला कंप्यूटर? तो यूनिवेक हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर थे ये पहली पीढ़ी के, वो प्रथम वाले जो थे वो इसी पीढ़ी के दौरान बने थे, पहली प्रथम पीढ़ी के दौरान, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी पीढ़ी की तरफ। दूसरी पीढ़ी, दूसरी जनरेशन। दूसरी पीढ़ी में क्या खासियत थी? तो पहली पीढ़ी में जिस प्रकार से वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था, वैक्यूम ट्यूब उसमें लगाया गया था, तो दूसरी पीढ़ी में आ गए थे ट्रांजिस्टर। क्या आ गए थे दूसरी पीढ़ी में? ट्रांजिस्टर आ गए थे। सबसे पहले बात करें तो ये कहाँ से शुरू होती है? 1955 तक हो रही थी, तो 1955 से ही ये दूसरी पीढ़ी चालू भी हो जाती है। 1955 से शुरू होगी, जहाँ पर एक पीढ़ी खत्म होती है वहीं से दूसरी पीढ़ी शुरू होती है। 1955 तक कहाँ तक चलेगी? तो 1964 तक ये चलती है। कहाँ तक? 1964 तक। प्रथम पीढ़ी कहाँ से? 1955 से लेकर 1964 तक की दूसरी पीढ़ी होती है। इसमें क्या चीज़ आती है? तो ट्रांजिस्टर इसमें लगाए जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब को हटाकर, वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, ठीक है। तो इसके बाद विज्ञानियों ने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ का आविष्कार किया जाए जिससे कि इनकी जो हीटिंग है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर लगाए गए ट्रांजिस्टर। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, ट्रांजिस्टर इसमें लगाए गए। पूछ ले, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? शॉकले, ब्रैडिन और ब्रेटन ने, यानी कि 3 व्यक्तियों ने इनका आविष्कार किया था। कौन सी? एक शॉकले, एक हो जाएगा ब्रैडिन और तीसरे हो जाएंगे ब्रेटन। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? शॉकले, ब्रैडिन और ब्रेटन ने। कौन कौन है? शॉकली, ब्रैडिन और ब्रेटन ने। ब्रैडिन और ब्रेटन ने
ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। और क्या क्या चीज आई थी इसमें? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन करते हैं? शॉकली, ब्रैडन और ब्रैटन कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, ये गर्म तो होते हैं लेकिन इतने अधिक नहीं होते जितने की वैक्यूम ट्यूब से होते थे। ठीक है, तो इनकी जो गर्मी थी वो कम हो गई थी। प्रोग्राम के लिए वही पंचकार का प्रयोग किया गया। इसमें प्रोग्राम देने के लिए पंचकार का प्रयोग किया गया। भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी असेंबली भाषा। कौन सी थी? असेंबली भाषा। इसमें भाषा कौन सी हो गई? असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा। असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज का इसमें प्रयोग करने लगे। ठीक है, उसमें क्या थी हमारी भाषा? बाइनरी भाषा थी, मशीनरी भाषा थी। इसमें कौन सी भाषा आ गई? तो असेंबली भाषा इसमें आ गई। असेंबली भाषा में कौन कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज भी इसमें आ गई थी। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी आई थी इसमें? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। कौन कौन सी? एक आ गई थी फोरट्रॉन और एक आ गई थी कोबोल। एक फोरट्रॉन और एक कोबोल नाम की दो हाई लेवल लैंग्वेज भी इसमें आ गई थी, भाषाएं आ गई थी। ठीक है, असेंबली भाषा जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, असेंबली भाषा के अंतर्गत। और इनकी अगर गति की बात की जाए कि गति किस में मापी जाती थी, तो माइक्रो सेकंड में इनकी गति मापी जाने लगी। यानी कि इनकी गति क्या हो गई? माइक्रो सेकंड में हो गई। इनकी गति किस में मापी जाती थी? माइक्रो सेकंड में इनकी गति मापी जाती थी। अब जैसे कि कंप्यूटर जो होता है वो किस पे काम करता है? कंप्यूटर जो होता है वह काम करता है बाइनरी भाषा पर। ठीक है, बाइनरी भाषा। और बाइनरी भाषा क्या होती है हमारे? 0 1 वाली। ठीक है, 0 1 वाली होती है। लेकिन इनका जो प्रोग्राम था, जो ये सीख रहे थे, वो बाइनरी भाषा में ही था। लेकिन इसमें भाषा आ गई कौन सी? फोरट्रॉन और कोबोल। ठीक है, यानी कि असेंबली भाषा इसमें आ गई। अब असेंबली भाषा में कंप्यूटर अगर किस में काम कर रहा है? बाइनरी भाषा में। भाषा कौन सी डाली गई इसमें? असेंबली भाषा इसमें डाली गई। तो काम कैसे करेगा? तो इसके लिए ये नई भाषाएं इसमें लगाई गई थी, फोरट्रॉन और कोबोल। ये हाई लेवल लैंग्वेज थी जो क्या करती थी? जो असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करती थी। किसमें? असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करती थी बाइनरी भाषा में, यानी मशीनरी भाषा में। तो उसी का, जैसे कि इसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे फोरट्रॉन की, तो इसकी फुल फॉर्म होती आती है फार्मूला ट्रांसलेटर। फार्मूला ट्रांसलेटर, यानी कि जो लैंग्वेज थी उसको बदलने वाली भाषा। नाम क्या था? फोरट्रॉन। तो ये क्या करती थी? असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदल कर देती थी कंप्यूटर के लिए। फिर वह किस भाषा में काम करेगा? बाइनरी भाषा में ही काम करेगा। और हम क्या देंगे उसको? असेंबली भाषा में देंगे। फोरट्रॉन जो भाषा थी उसको चेंज कर देगी, बाइनरी में कर देगी, और बाइनरी भाषा में कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें फोरट्रॉन और कोबोल नाम की हाई लेवल लैंग्वेज भी इसमें आ गई थी। ठीक है। और स्टोरेज के लिए क्या आया था इसमें? स्टोरेज के लिए पंचकार का उपयोग हो रहा था इसमें। पंचकार का स्टोरेज के लिए पंचकार का उपयोग होता था। ठीक, पंचकार का उपयोग हो रहा था। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग हो रहा था। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग हो रहा था इसमें स्टोरेज के लिए। गति माइक्रो सेकंड में नापी जा रही है। हाई लेवल लैंग्वेज इसमें फोरट्रॉन और कोबोल आ गई थी। जो कोबोल लैंग्वेज थी वो बिजनेस पर्पज के लिए बनाई गई थी। कोबोल क्या थी? बिजनेस के लिए बनाई गई थी। अब भाई बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा भाई तुम सबके लिए बना रहे हो, हमारे लिए भी ऐसा कंप्यूटर बनाओ। भाई हम तो बाइनरी भाषा को जानते नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे? भाई हम असेंबली भाषा को नहीं जानते हैं। ठीक है, हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो उनके लिए कोबोल नामक भाषा बनाई गई, जिसका नाम भी यही है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी भाषा, यानी कि बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस के लिए ये भाषा बनाई गई। तो बिजनेस के लिए कंप्यूटर यहाँ से बनने लिए, बिजनेस के लिए बनाई। ठीक है, तो बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मार्केटिंग के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया? तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? IBM। कौन सा हो जाएगा? IBM। तो IBM, हाँ, व्यापार की दृष्टि से पहला कंप्यूटर जो था वो IBM लेके आया था। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है।
मशीन, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो सबसे पहले IBM यहाँ से शुरुआत हुई थी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो IBM कंप्यूटर की यहाँ से शुरुआत हो गई थी। इसके साथ ही और कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर आया था CDC 6600, जो कि क्या था, एक सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर, यही कंप्यूटर आगे जाके क्रे-1 कहलाया। तो हम जैसे पढ़ते हैं ना कि सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो कौन सा था, क्रे-1 था। लेकिन ये किसकी उपज थी, तो CDC 6600 की उपज थी। ध्यान रखना है, कभी भी अगर पेपर में आ जाए कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, अगर वहां पर क्रे ना दे रखा हो तो हम किसको करके आएंगे, CDC को। और CDC अगर दे रखा है तो, CDC नहीं दे रखा है तो किसको करके आएंगे, क्रे-1 को। अगर दोनों ही दे दिए हैं तो किसको करके आएंगे, CDC। तो ध्यान रखना है, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो क्रे-1 था, जो किसकी उपज था, CDC 6600 की था। इसमें कुछ फंक्शन वगैरह लगाकर इसको क्या बना दिया था, पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर क्रे आ जाए CDC ना हो तो क्रे को करेंगे, और CDC आ जाए क्रे ना हो तो CDC को करेंगे, और दोनों आ जाए तो CDC को करेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। तो CDC 6600 हमारा पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही और कौन कौन से कंप्यूटर आए थे इस दौरान, तो इस दौरान आए थे हनीवेल 400, हनीवेल 400। तो ध्यान रखना है, सेकंड पीढ़ी कहाँ से शुरू होती है, 1955 से शुरू होती है, 1964 तक चलती है। इस दौरान क्या आया था, ट्रांजिस्टर आया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, शॉक ली ब्रैडिनो ब्रैटन ने किया था, 3 वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। स्टोरेज के लिए पंचकार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी, तो असेंबली भाषा हो जाएगी। असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदलने के लिए 2 हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पर उपयोग हुआ, फोटोन और कोबोल को। तो आ जाए, पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी के दौरान आई थी, तो द्वितीय पीढ़ी के दौरान हाई लेवल लैंग्वेज आई थी। कौन कौन सी, फोटोन और कोबोल, ठीक है। कोबोल किसके लिए बनाई गई थी, तो बिजनेस पर्पज के लिए कंप्यूटर बन सके, उनके लिए कोबोल भाषा का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। गति किसमें नापी जाती है, तो गति माइक्रो सेकंड में यहाँ पर मापी जाती है, ठीक। स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज पंचकार्ड में होता था, मैग्नेटिक टेप में होता था, ठीक है। कोबोल बिजनेस के लिए होती थी। और यहाँ के जो कंप्यूटर कौन कौन से बने थे इस दौरान, तो IBM कंप्यूटर बने थे। CDS 6600 यानी पहला हमारा सुपर कंप्यूटर था, इसी के दौरान बनाया गया था, इसी की उपज था क्रे-1, ठीक है। तो ये बना था, इसी समय हनीवेल बना था, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी में क्या क्या हुआ था, तीसरी पीढ़ी कहाँ से शुरू होती है, तो वो कहाँ से थी, 64 तक थी। तो 64 से ही ये शुरू हो जाएगी, 1964 से 1972 तक, ठीक है। तीसरी पीढ़ी कहाँ से शुरू होती है, तो 1964 से लेकर 1972 तक चलती है, ठीक है। ये जो डेट थी ना, ये डेट कहीं पर आगे पीछे हो सकती है, जैसे कि यहाँ 1964 लिख रहा है, 63 लिखा हो, ठीक है, या 72 लिख रहा है, 75 लिखा हो, 71 लिखा हो, 70, तो थोड़ा आसपास में रहती है। तो क्योंकि देखो चक्कर क्या है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ में फर्क नहीं पड़ रहा है, आएगा आसपास ही, ठीक है। तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए तो ध्यान देना है उस चीज पर, है ना। तो 1964 से लेकर 1972 तक कौन सी पीढ़ी रही थी, हमारी तीसरी पीढ़ी रही थी, ठीक। जैसे कि दूसरे में क्या आ गए थे, हमारे ट्रांजिस्टर आ गए थे। पहली में वैक्यूम ट्यूब थी, फिर ट्रांजिस्टर आए, और ट्रांजिस्टर के बाद यहाँ तीसरी पीढ़ी में क्या आ गया था, तो IC आ गई थी, IC चिप क्या आ गई थी, यहाँ पर IC चिप आ गई थी। IC चिप की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, याद रखना है, IC का आविष्कार किया था जे किल्बी। किसने किया था, जे किल्बी, ठीक है, जे किल्बी ने किया था IC चिप का आविष्कार, जे किल्बी। और एक और वैज्ञानिक थे इसके साथ में ही, वो थे रॉबर्ट नॉय।
रॉबर्ट नॉय और जे किल्बी और रॉबर्ट नॉय ने इनका आविष्कार किया था। ऐसी चिप का आविष्कार किसने किया है? जे किल्बी व रॉबर्ट नॉय ने इनका आविष्कार किया है। ये जो चिप है ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है किसकी? सिलिकॉन धातु की। सिलिकॉन धातु की ये चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन धातु की ये ऐसी चिप बनी होती है। अच्छा, यहाँ पर स्टोरेज के लिए की बात करेंगे। स्टोरेज के लिए तो स्टोरेज के लिए यहाँ पर आई SSI और MSI। SSI और MSI। SSI क्या होता है? तो देखिए जैसे कि पंच कार्ड क्या था? स्टोरेज के लिए थे। यहाँ पर एक चिप बनाई गई SSI होता है स्मॉल और ये M4 होता है मीडियम। ठीक है, ये चिप थी SI स्मॉल SI चिप और मीडियम SI चिप। तो ये दो चिप आई थी किसके लिए? स्टोरेज के लिए। अगर हम SSI की फुल फॉर्म की बात करेंगे, SSI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये हो जाएगी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप। अगर हम MSI की करेंगे तो ये M की जगह पर क्या हो जाएगा? M की जगह पर हो जाएगा मीडियम, है ना। बाकी सारी चीज एक ही रहेगी। MSI के लिए M4 हो जाएगा मीडियम। ठीक है, इसमें MSI और SSI आ गए। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के लिए, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के लिए हार्डवेयर का यूज होने लगा। इनपुट और आउटपुट के लिए हार्डवेयर का यूज होने लगा। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए हार्डवेयर का यूज होने लगा। हार्डवेयर के यूज में हम बात करें तो यानी कि यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर आने लगे। कीबोर्ड और मॉनिटर आने लगे। इनका साइज धीरे धीरे करके छोटा होने लगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं उस भाषा जिस प्रकार का हम कंप्यूटर देखते हैं ना, एक लैपटॉप एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है। तो यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों आ चुके थे। इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर आ गए थे। माउस का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए हार्डवेयर का यूज होने लगा था। ठीक, इसी दौरान यहाँ पर स्कैनर प्लॉटर MICR का आविष्कार हुआ। इस दौरान क्या क्या चीजें आ गई? तो यहाँ पे स्कैनर आ गया, प्लॉटर आ गया, MICR आ गया। तो ये सारी चीजें का आविष्कार किस दौरान हो गया? तृतीय पीढ़ी के दौरान हो गया, तीसरी पीढ़ी के दौरान हो गया। ठीक है, और इस दौरान क्या हुआ था? टाइम शेयरिंग। ठीक, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ गया था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ गया था। ठीक है, मल्टीटास्किंग यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। इन कौन कौन से? एक तो टाइम शेयरिंग और एक मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आए थे। क्या आ गए थे यहाँ पर? टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। ठीक है, टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कंप्यूटर को कोई काम दे दिए, जैसे भाई तुझे 1 मिनट तक ये काम करना है, 2 मिनट तक तुम्हें ये काम करना है, तीसरे मिनट में या 5 मिनट में तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, तो टाइम को शेयर कर दिया गया। अब ये क्या करेगा? अगर 1 मिनट में ये काम हो जाए तो ठीक, नहीं होता है तो जो बचा हुआ काम है उसे आगे बढ़ा देगा, लास्ट में डाल देगा और फिर इसके बाद दूसरा काम ले लेगा हाथ में। ये 2 मिनट में हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर क्या करेगा? इसके बचे हुए काम को फिर उसके बाद लास्ट में डाल देगा, फिर तीसरे काम पे आ जाएगा। तो इस प्रकार के, और एक मल्टीटास्किंग यानी एक साथ हम 2 काम 3 काम कर सकते थे। ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग भी हो गए थे। और क्या हुआ? टाइम शेयरिंग है ना, ये टाइम शेयरिंग हो गई। तो इस प्रकार से हमारे पास टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ गया था। अगर इसकी गति की बात की जाए कि इसकी गति का किस में नापी जाती थी? ठीक है, तो यहाँ पर नैनो सेकंड में इसकी गति नापी जाती, नैनो सेकंड में इसकी गति मापी जाती थी। अब इस दौरान कौन कौन से कंप्यूटर आए थे? तो यहाँ पर आया था IBM
IBM इंटरनेशनल 360, IBM 360 नाम का एक कंप्यूटर आया था, ठीक है। और कौन कौन से कंप्यूटर आए थे? तो PDP-8 और PDP-11, पहला मिनी कंप्यूटर। PDP-8 और PDP-11 यहाँ पर कंप्यूटर आए थे, जिसमें अगर PDP-8 की बात करेंगे तो PDP-8 ये हमारा पहला मिनी कंप्यूटर था, पहला मिनी कंप्यूटर, पहला मिनी कंप्यूटर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। IBM 360 और इसी के दौरान आए थे। IBM 360 का मतलब क्या है कि IBM कंपनी ने ये सोचा था कि अब हम लास्ट जो कंप्यूटर बनता है ना वहां तक पहुंच गए हैं, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। 360 डिग्री का मतलब समझते हो? 360 डिग्री यानी पूरा एक चक्कर, ठीक है। तो इसने समझा था कि हमने जो IBM 360 बनाया है ये अंतिम है, इससे ज़्यादा हम इसका विकास नहीं कर सकते और ये अब सबसे बेहतर बन चुका है। तो उन्होंने ये सोचते हुए इसका नाम रखा था 360 यानी कि पूरा पूरा हो गया इसका काम। लेकिन आज के कंप्यूटर देखेंगे तो ये तो 360 का 1 डिग्री भी नहीं है ना आज के कंप्यूटर के मुकाबले। तो उस समय IBM ने सोचा था कि हमने पूरे टास्क पूरे कर लिए हैं, अब इससे यह बेहतर उसको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आज के कंप्यूटर तो विकास बहुत अधिक हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी तो देखिए, चौथी पीढ़ी कहाँ से शुरू होती है? तो पहले ये पीढ़ी कहाँ तक थी? 1972 तक थी ना। तो 1972 से ये शुरू होती है, 1972 से ये शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? 90 तक। कहाँ तक जाती है? 90 तक। 1972 से लेकर 1990 तक ये पीढ़ी चलती है। इस पीढ़ी के दौरान तो यहाँ पर आए थे माइक्रो प्रोसेसर। क्या आ गए थे? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर आ गए थे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? ये याद रखना है आपको। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो पूरी फैमिली का नाम मिक्स कर दिया है। टेड हॉफ बा। दूसरा कौन सा था? फेडरिको फगिन, ठीक है। कौन कौन से जाएंगे? टेड हॉफ व फेडरिको फगिन, ठीक है। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। देखो ये होता क्या है, जैसे वैक्यूम ट्यूब के ट्रांजिस्टर आ गए थे, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर जो था, ट्रांजिस्टर से क्या आई थी? IC चिप। तो प्रत्येक पार्ट में एक एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता था। उसके बाद एक ऐसी चिप का आविष्कार किया गया, इतने सारे ट्रांजिस्टर ना लगाकर कोई ऐसा चीज बनाई जाए जैसे एक ही से सारे काम हो जाए, यानी कि एक ही पार्ट एक ऐसा हो जो सभी को बिजली दे दे। बिजली का प्रवाह तो करने के लिए तो होते थे ये, ठीक है। तो जो पहली हमारी क्या आई थी? इंटीग्रेटेड चिप जो आई थी उसमें ट्रांजिस्टर लगे थे। तो इस प्रकार से था, ठीक है। इस प्रकार से IC में काफी सारे ट्रांजिस्टर लगे थे, ठीक है। इस प्रकार से थी और इसमें क्या, इस प्रकार से ट्रांजिस्टर काफ़ी सारे लगा दिए गए थे जहाँ से बिजली का प्रवाह चारों तरफ हो जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ गया? हमारा माइक्रो प्रोसेसर आ गया। अब माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का होता है जो आज के कंप्यूटर में हम देखते हैं। उसमें क्या है कि काफ़ी सारी इस प्रकार की IC चिप, जो इंटीग्रेटेड चिप थी, काफ़ी सारी IC इसमें लगाई गई, ठीक है। और ये क्या करता है? ये चारों तरफ बिजली का प्रवाह कर देता है पूरे मदरबोर्ड में लगा होता है कुछ बीच में, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांजिस्टर से काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर का ग्रुप हम कह सकते हैं, काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर का ग्रुप बनकर क्या तैयार हुआ? IC तैयार हुई और काफ़ी सारी ICओ को एक करके क्या बनाया गया? माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी क्या हो गई? नैनो टेक्नोलॉजी आने लग गई, ठीक है। चीज़ों को छोटा किया गया, छोटा करके उन्हें एक में संग्रहित किया गया और इस प्रकार से जो कैथोड ट्यूब, जो शुरुआत में जो ट्यूब आई थी, क्या था? वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, उसको छोटा करते करते और कहाँ पर ला दिया हमने? माइक्रो प्रोसेसर, जो कितना साइज का होता है? इतना साइज होता है ना माइक्रो प्रोसेसर का। इतनी बड़ी चीज़ तक ले आए और उसकी क्या हो गई? कार्य क्षमता भी काफ़ी हजारों गुना बढ़ चुकी थी, ठीक है। एक इतनी बड़ी चीज उसको यहाँ तक लेके आए, उसकी कार्य क्षमता कितनी थी? इतनी थी। इस वाली की जो इतनी सी है, इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई? ठीक है। तो इसी को तो नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिली। इसके बाद बात करी जाए, अब जो बहुत बड़े हुआ करते थे, जो कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ रूम के बराबर हुआ करते थे, आज वो ऐसे हो गए जिन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं साथ में, ठीक है। लैपटॉप वगैरह है साथ में ले जा सकते हैं, मोबाइल भी क्या है, कंप्यूटर है, उसे हम साथ में ले जा सकते हैं। तो इतना बड़ा जो पूरे एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते थे, वो इतनी बड़ी चीज़ आज हमारी जेब में रहती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई। इस दौरान हालांकि माइक्रोफोन यहाँ नहीं आया था, 5वीं पीढ़ी में हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है, लेकिन इसी की जस्ट बाद, इसी पीढ़ी की जस्ट बाद यानी कि 5वीं पीढ़ी में हमें मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और ये चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए थे, हीटिंग कम हो गई थी और बहुत सस्ते ये हो गए थे, मार्केटिंग वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई थी, ठीक है। और इनकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ चुकी थी, कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक हो गई थी। इस दौरान माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? टॉप हॉप ने बनाया और फेडरिको फगिन ने बनाया। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो कंप्यूटर होता था वो किस प्रकार का हो गया, एक मॉनिटर जस्ट था, इसमें एक कीबोर्ड था, ठीक है, इसमें एक कीबोर्ड आ गया था, इसके साथ ही एक माउस का आविष्कार यहाँ पर हो गया था, माउस का, ठीक है, माउस का आविष्कार भी इसमें हो गया था। तो इस प्रकार की चीज़ें आ गई। इसके साथ ही यहाँ पर प्रिंटर, कैमरा वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आने लगी। हालांकि इस दौरान कंप्यूटर बन रहे थे, लेकिन भारत में कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, भारत में कंप्यूटर नहीं था। भारत में पहली बार जैसे नेटवर्क, यहाँ पर नेटवर्क भी हमें देखने को मिलता है, नेटवर्क यानी कि इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट का जाल बिछने लगा था, इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी। हालांकि भारत में इंटरनेट कब आया? 1995 में, ठीक है, लेकिन यहाँ विदेशों में इंटरनेट भी आने लगा था। तो चीज़ आने लगी, डाटा ट्रांसफर होने लगे थे, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर होता था। फंड ट्रांसफर यानी कि पैसा भी हम ट्रांसफर कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में देखने को लगी? 4th पीढ़ी में देखने को मिली, ठीक है। चाहे तो इन्हें लिख लो, क्या? इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट। इसके बाद करें फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है, वही डाटा ट्रांसफर में आ जाएगा, ठीक है। इंटरनेट यहाँ आने लगा, फंड ट्रांसफर यहाँ आने लगा, डाटा ट्रांसफर यहाँ पे आने लगा, माउस का आविष्कार हुआ, माउस का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने लगी। यहीं से एक CPU यहाँ पर आने लगा, ठीक है, CPU यहाँ पर आने लगा। अब CPU क्या होता है? CPU एक कंट्रोल यूनिट होती है, जिसमें नहीं, कंट्रोल यूनिट नहीं, एक हमारा पूरा क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। जैसे CPU है, इस प्रकार का होता है CPU में क्या क्या होता है? तो एक होती है ALU, हाँ, ठीक है, एक ALU होता है CPU के अंदर, एक क्या होता है हमारा CU होता है, ठीक है, एक MU होता है, ठीक है। 3 प्रकार की लॉजिक यूनिट होती हैं। ये लॉजिक यूनिट क्या होती हैं? जैसे ALU क्या होता है? जैसे भी हमारे अर्थमेटिकल काम करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस गुणा भाग जो हम करते हैं, अर्थमेटिकल यूनिट का जो काम करते हैं वो किस में आएंगे? ALU में आते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? जो भी काम हो रहा है उस पर जो नज़र रखने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, वो क्या कहलाएगी? हमारी कंट्रोल यूनिट कहलाएगी, ठीक है, ठीक है। अर्थमेटिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और ये क्या हो जाएगी? हमारी मेमोरी यूनिट। क्या हो जाएगी? हमारी मेमोरी यूनिट। तो 3 कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ALU होती है, CPU होता है, MU होता है। यानी कि स्टोरेज करने का काम क्या कर रही है? हमारी MU कर रही है, यानी कि मेमोरी कर रही है, मेमोरी यूनिट कर रही है। तो कभी पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर CPU में मेमोरी टास्क किस यूनिट के द्वारा किया जाता है? मेमोरी, तो MU के द्वारा किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। CU यानी CU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंट्रोल यूनिट। ALU यानी कि CPU के भाग है, हाँ, ये CPU के भाग हैं, ठीक है, जिसमें तीनों यूनिट काम करती हैं। इसी दौरान हमें विंडो आज कौन सी चल रही है? विंडो 10 है ना, 10 में भी काफ़ी वर्जन आ गए हैं। तो जो विंडो आई थी वो विंडो हमें यहाँ से देखने को मिलती है। विंडो यहाँ पर आई थी, CDAC यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। जो क्या थे? ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ठीक है। MS DOS
MS DOS, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आई थी? तो हमारी चौथी पीढ़ी में आई थी। कैसी? विंडो, CDEC, MS DOS, ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी। ठीक है, तो यहाँ पर विंडो, CDEC और MS DOS ये क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो भाषा आई थी, यहाँ पर भाषा की बात कर लें तो भाषा कौन सी आ गई थी यहाँ पर? भाषा, तो भाषा कौन सी आ गई थी? तो भाषा आ गई थी C लैंग्वेज, C++, जावा। ठीक है, तो इस प्रकार की भाषा हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? C भाषा, C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट वगैरह होती है ना, तो ये हमारी क्या है? ये भाषा है। ठीक है, लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मल्टीपर्पज, नहीं यहाँ पर मल्टीपर्पज होंगे, है ना, एक से अधिक कार्य हम कर सकते हैं। मल्टीमीडिया 5वीं पीढ़ी में आया था। तो मल्टीपर्पज कार्य करने लग गए थे। ठीक है, हम एक से अधिक कार्यों को एक साथ कर सकते थे। एक तरफ गाना भी सुन रहे हैं, एक तरफ हम टाइपिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ हम वीडियो भी चल रही है। तो इस प्रकार से हम कई सारे काम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, मल्टीपर्पज काम यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गए थे हमारे? ये मल्टीपर्पज काम कर रहे थे। जैसे कि एक चीज़ आप लिख लो यहाँ पर, जो माइक्रो प्रोसेसर, तो यहाँ पर जो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना था, पहला माइक्रो प्रोसेसर वो कौन सा था? तो पहला माइक्रो, सही में पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो वो हो जाएगा मैं इंटेल 4004। ठीक है, इंटेल 4004 हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारी इंटीग्रेटेड चिपों को मिलाकर एक ये बनाया गया था। ठीक है, इस समय पर 2 चिपें आ गई थी, यानी कि जो इंटीग्रेटेड चिप थी उसी को बढ़ाकर क्या बनाया गया था? SSI बनाया गया था, MSI बनाया गया था। अब जो आ गई थी वो आ गई थी LSI और VLSI। तो और चिपें आई थी LSI और VLSI यहाँ पर आई थी। ठीक है, LSI की फुल फॉर्म अगर पूछ ले कि LSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये तो वही हो जाएगी। ये LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल, हाँ, लार्ज स्केल। VLSI है वो दूसरा? हाँ, और दूसरा क्या है? VLSI, वेरी लार्ज, है ना। यहाँ से हो जाएगी वेरी लार्ज। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप और ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। तो यहाँ पे LSI और VLSI यहाँ पर चिपें आ गई थी। ठीक है, तो याद रखना पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004 था। कब बना था? तो ये 1972 में। ठीक है, याद रखना 1972 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, इंटेल 4004। अब इस दौरान कौन कौन से कंप्यूटर आए थे? तो इस दौरान हमारा क्रे 1 भाई जो था क्या था हमारा CDC 6600 का जब विकास करके पहला जो सुपर कंप्यूटर जैसे हम आज के ज़माने में मानते हैं, तो उस क्रे 1 इसी समय आया था। क्रे 2 इसी समय आया था। ठीक है, क्रे 2 भी इसी समय आया था। इसके बाद एप्पल, IBM, परम, पेंटानियम। ठीक है, तो ये सभी जो कंप्यूटर थे ये हमारे किस में आए थे? इस 4th जनरेशन में आए थे। इसी समय पे एक चीज़ और आई थी, विनचेस्टा डिस्क आई थी। विनचेस्टा डिस्क। अब विनचेस्टा डिस्क क्या होता है? ठीक है, ये एक डिवाइस है जिसका जो दूसरा नाम है वो उससे आप समझ जाओगे, उसका दूसरा नाम होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को ही बोला जाता है विनचेस्टा डिस्क। तो हार्ड डिस्क यहाँ पर आ गई थी। हार्ड डिस्क क्या होती थी? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था उसे सेव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था उसे सेव करने के लिए हार्ड डिस्क यहाँ पर आ गई थी। स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर हार्ड डिस्क आ गई थी, स्टोरेज के लिए। ठीक है,
स्टोरेज के लिए यहाँ पर हार्ड डिस्क भी हमें देखने को मिलती है। हार्ड डिस्क यहाँ पर आ गई थी, जो क्या होती थी, एक स्थायी मेमोरी होती थी। कैसी होती थी? स्थायी मेमोरी, ठीक है, एक स्थायी मेमोरी होती थी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी थी, नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो डिलीट ना हो सके, जो डिलीट ना हो, यानी कि बाई चांस तुम कोई कार्य कर रहे हो, ऐसे में लाइट चली जाए तो क्या वो डाटा चला जाएगा? तो ये इसमें अगर हार्ड डिस्क का होगा तो वो डाटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सेफ थी, ठीक है। क्या थी? सेफ थी। तो हमारी हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल मेमोरी थी, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर मल्टीमीडिया भी इसमें आ गया था। क्या आ गया था इसमें? मल्टीमीडिया भी इसी में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीमीडिया भी हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पर आई थी एक नई टेक्नोलॉजी आई थी जिसको बोला जाता है देखो कहाँ लिखो यार, एक आ गया था, यहीं पे लिख लो, चलो। एक नई टेक्नोलॉजी आई थी जिसको बोला था GUI। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी मदद से कंप्यूटर के ज़माने में एक क्रांति आ गई थी। क्रांति किस प्रकार आ गई थी? ये इसके आने से कंप्यूटर इतने आसान हो गए थे जो कि प्रत्येक व्यक्ति ना जानने वाला ये बहुत ही जल्दी इसे सीख सकता था। GUI क्या होती थी? ग्राफिकल, यानी कि इसने जो आइकन बनाए थे, वो चित्र जो आइकन बनाए थे, वो चित्र जो बनाए थे, उससे आदमी को समझने में बहुत जल्दी समझ जाता था, बहुत जल्दी हो जाता। जैसे कि आपने आज के ज़माने में मोबाइलों में देखे होंगे, अगर किसी एक बच्चे को दे दो वो भी चलाना सीख जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे मोबाइल का जो वर्जन होते हैं ना, वो देखने में ही ऐसे होते हैं कि हाँ इससे क्या काम होने वाला है। तो ये चीज़ें जो होती, जो चित्र से समझने वाली होती थी, वो किस चौथी पीढ़ी में आ गई थी। उसको बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि हम देखें, अगर किसी बटन पर इस प्रकार का आइकन बना हो तो हम समझ जाएंगे क्या चीज़ है भाई? ये मैसेज बॉक्स है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से कहीं पर इस प्रकार का आइटम है, ठीक है, क्या ये? म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक है। अगर किसी जगह पर ये लिखा हो, ये इस प्रकार का है और इस प्रकार का आइकन बना हुआ है, क्या है? फ़ोन के लिए, ठीक है। फ़ोन करना है ना, तो फ़ोन बना हुआ है बीच में, तो फ़ोन के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार के व्हाट्सएप पे W लिख रखा है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें थी, तो आसानी से कोई भी आदमी का व्हाट्सएप देखना, व्हाट्सएप कर दिया, फ़ोन करना है, फ़ोन पे कर दिया, गाना सुनना, गाने पर कर दिया। यूट्यूब का आइकन आपने देखा होगा, यूट्यूब का आइकन किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इस प्ले वाला बटन बना होता है, ठीक है, प्ले वाला बटन। तो हम इससे समझ जाते हैं ये यूट्यूब है। तो इस प्रकार की जो ये चीज़ें आई थी, इसी को बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे क्या हो गया था? कंप्यूटर को चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था, ठीक है। हाँ, तो अनपढ़ भी चला लेते हैं। आज के ज़माने में तुम देख लो, तो अगर उनको, जो हमारे दादा दादी है ना, बूढ़े बड़े लोग हैं, उनको फ़ोन दे दो तुम हाथ में, ठीक है, पुराने ज़माने का जो कल नोकिया के आते ना, वो उन्हें दे दो, वो उन्हें चला नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें क्या हो रही थी वहाँ पर? रीडिंग में हो रही थी, लिखावट में थी, ठीक है, नहीं चलाएंगे। आज के स्मार्टफोन को दे दो, वो 2 दिन सिखाओ, तीसरे दिन सीख जाएंगे वो, है। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पर क्या है कि आइकन बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा यार, फोन से छपड़ो, यही थे फोन करने का, हाँ यही थे करें, दबा दियो, नंबर दबाओ, है वो फोन, ठीक है ना। तो ये का बहुत ही आसान कायद की वजह से हो गया। तो गुजर ना, ये ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं 5वीं पीढ़ी पर, लास्ट एंड फाइनल पीढ़ी। अब आ जाती है 5वीं पीढ़ी, ठीक है। 5वीं पीढ़ी आ जाती है। 5वीं पीढ़ी की बात करेंगे तो कहाँ पर खत्म हुई थी? चौथी पीढ़ी 1990 में खत्म हुई थी, ठीक है। और 1990 से शुरू होगी और अब तक चल रही है, अब तक। और ये अब तक कहो या भविष्य तक, तो भविष्य में कोई आदि, अभी तक चल रही है, ठीक है, अब तक, ठीक है, वर्तमान तक। 1990 से लेकर अब तक की पीढ़ी की बात करेंगे। इसमें माइक्रो प्रोसेसर ही है अभी भी, लेकिन अब किसके साथ? अब उनको हैवी कर दिया गया है। उनको क्या कर दिया गया है? हैवी कर दिया गया है। जैसे अब है ना क्वाड कोर, है ना, और कौन कौन से होते हैं? QR कोड, कर रही खिचड़ी,
QR कोड, क्वाड कोर बोल रहा हूँ मैं, क्वाड कोर। ये अब तुम्हारे मोबाइल को जो वर्जन निकालेंगे ना, बापू देखिए अंदर, ठीक है, कौन सा प्रोसेसर है, ठीक है। तो प्रोसेसर की हैवी वो कर दिया है, ठीक है। हाँ, तो उसमें जाओगे ना, उसमें पता चल जाएगा तुम्हें कौन कौन से, तो उसको हैवी कर दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर आज भी हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का क्या है बता दिया है उसमें, वो हैवी कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो क्वाड कोर, डुअल कोर, तो इस प्रकार के प्रोसेसर आ चुके थे, ठीक है। किटकैट, लॉलीपॉप। हाँ, किटकैट, लॉलीपॉप, ये मोबाइल के वर्जन है एंड्रॉइड के। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद इसको बोला जाता है AI। इसको इन पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी के जो बन रहे हैं, इन पीढ़ी को बोला जाता है AI। AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल है, सही है। अच्छा, फेशियल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों बोला है, पहले ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपने देखा होगा इस समय एक चल रहा है ओके गूगल, चल रहा है ओके गूगल, सर्च इंजन नहीं गूगल तो ओके गूगल आ गया है, जैसा तुम बोलोगे वो उसी का जवाब देता है, ठीक है। लड़की सी बोला का है। एक गूगल असिस्टेंट, ये तो कहे कि गूगल के, ठीक है। और भी हैं, एप्पल का है, एप्पल का क्या है, सिरी, एप्पल का सिरी नाम से है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें बनाई गई हैं, ये क्या है, तुम बोलोगे वो उसका जवाब देगी, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है। इनके अंदर क्या, सोचने समझने की क्षमता इसमें आ चुकी थी। इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो सोच समझ सके, ठीक है। इस और आगे ज़माने में तो इस प्रकार की चीज़ें भी आने वाली हैं कुछ समय के दौरान ही, कि तुमने जैसे कि कोई आदमी कहीं दूसरी जगह पर है, ठीक है, और तुम उस चीज़ को पहन लोगे ना, उस चीज़ को पहन लोगे तो ऐसा लगेगा तुम वहीं पे पहुंच गए हो, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जैसे कि गेम आता था ना मेरा पिकाचू वाला, ये गेम आते थे, मतलब वो यहाँ पे दिख रहा हो, कोई वहाँ दिख रहा है, खेलते डोलते, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा हम रियल में बात चीज़ में ही है। हम पिक्चर भी देखेंगे भाई ग्लासर ने पहन के, तो ऐसा लगेगा हम पिक्चर के अंदर है। 3D लेंस वगैरह जो है ना, आँख में पहन लेंगे तो ऐसा लगेगा हम पिक्चर के अंदर, सामने तो आए ट्रेन, भैया मर गए, क्या तो हार्ट अटैक है जाए, बिल्कुल रियलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आने लगी थी इसमें, ठीक है। इसी को बुलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि सोचने समझने की क्षमता इसमें आ गई थी। और देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दो एक, बाकी कुछ नहीं है इसमें। एक चीज़ ये बोलो, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब होता है जैसे हम उसको बोलेंगे वो वैसा ही लिखावट कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आई। टच फोन है ना, टच वाले फ़ोन, टच फ़ोन यहाँ पर आने लगे, ठीक है। टच फ़ोन से स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन यहाँ पर आने लगे, स्मार्टफोन यहाँ पर आने लगे। एंड्रॉयड वगैरह कहाँ से आए हैं, इसी में आए हैं, ठीक है। एंड्रॉयड वगैरह आने लग गए हैं इसी में, ठीक है। लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, नोटबुक, ये सब कहाँ के हैं, यहीं के हैं, ठीक है। इस समय में स्पीच रिकॉग्निशन जैसा लिखोगे, जैसा बोलोगे वैसे लिख देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, टच स्पीड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। आजकल देखा जाए तो एक इतना छोटा साइज हो चुका है कंप्यूटर का कि एक जो घड़ी होती है, घड़ी में भी आने लग गया, यानी कि कितना सा साइज हो गया है, तो मात्र इतना सा साइज हो गया, छोटा सा कंप्यूटर का, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते जा रहे हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। इसकी जो स्पीड है वो नैनो सेकंड तक पहुंच चुकी है,